नमस्कार, मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के अधिगम शिक्षा प्रणाली में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले की कक्षा में यानी पिछली कक्षा में मेरे संग की औरतें के रचनाकार यानी मृदुला गर्ग के जीवन से परिचित हुए थे। तो मृदुला गर्ग के जीवन से परिचित होने के बाद हम लोगों ने मेरे संग की औरतों के पाठ का सार भी समझा था। तो आज उसी का पुनरावर्तन करते हुए इस पाठ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से मृदुला गर्ग के जन्म स्थान, जन्म, उनकी शिक्षा और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे मृदुला गर्ग, लेखिका का नाम मृदुला गर्ग है। जन्म 25 अक्टूबर 1938। जन्मभूमि पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता के पश्चिम बंगाल। कर्मभूमि भारत यानी कर्मभूमि कहने का मतलब उनके कार्य करने की भूमि। उनकी रचनाएं यानी कठगुलाब, उसके हिस्से की धूप, जादू का कालीन, चितकोबरा, कितने कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदि रचनाओं के बारे में हम लोग जाने थे। उनकी भाषा हिंदी है और उनकी शिक्षा जो है वो एमए तक हुई थी। पुरस्कार उनको कौन से मिले हैं? तो व्यास सम्मान पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उपाधि क्या मिली है उनको? पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान आदि। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम लोग इस कहानी के यानी ये जो संस्मरण है, इस संस्मरण के पहले अंश के बारे में, यानी इस पाठ का जो पहला अंश है, मेरे संग की औरतें पाठ का जो पहला अंश है, उस पहले अंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले अंश में लेखिका मृदुला गर्ग क्या कहती है। तो मृदुला गर्ग ने इस संस्मरण में, इस कहानी में लिखा है कि मेरी एक नानी थी। जाहिर है, यानी कहने का अर्थ ये है कि नानी तो सबकी होती है, जाहिर सी बात है, पर मैंने कभी देखा नहीं। लेखिका बताती है कि उन्होंने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब लेखिका की नानी की मृत्यु लेखिका की माँ की शादी से पहले ही हो गई थी, यानी नानी पहले ही मर चुकी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी है और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मतलब उन लोगों ने नानी से कहानी नहीं सुनी थी। होता क्या है कि अक्सर जब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपनी दादी से, अपनी नानी से कहानी सुनते हैं, लेकिन लेखिका का ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ क्योंकि उनकी नानी जो है उनकी माँ की शादी के पहले ही मर चुकी थी, इसलिए सौभाग्य जो है उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में अपनी बहनों के साथ अपनी नानी की कहानी सुनती थी और बाद में अपनी नानी के बारे में वो जान पाई कि वो क्या है। पहले इतना ही जाने कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। मतलब पारंपरिक मतलब परंपरा को मानने वाली, अनपढ़ यानी बिना पढ़ी लिखी। अब पर्दानशी का मतलब पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। हुआ क्या कि जब लेखिका नानी की जो शादी हुई थी तो शादी के तुरंत बाद ही उनके जो पति थे यानी लेखिका के जो नाना जी थे वो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, बैरिस्ट्री एक डिग्री होती है, उस डिग्री को प्राप्त करने के लिए वो विलायत चले गए। विलायत मतलब विदेश चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वो लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग ज़िंदगी बसर करने लगे
तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो लेखिका के जो नाना जी थे वो विदेश में जाके पढ़ाई लिखाई किए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। तो जब वहाँ से पढ़ाई लिखाई उनकी पूरी हुई, तो पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद जब वो भारत लौट के आए, तो उनका रहन सहन खान पान एकदम विदेशियों की तरह हो गया, विलायती रीति रिवाज, यानी विदेशियों की तरह वो उनकी ज़िंदगी हो गई और उसी तरह अपना वो जीवन जीने लगे। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। मतलब मेरी जो नानी थी, यानी लेखिका की जो नानी थी, उनके रहन सहन पर उनके नाना जी का कोई असर यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। मतलब वो अपने किसी भी इच्छा को अपने पति के ऊपर जाहिर उन्होंने नहीं होने दिया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी लेखिका की माँ, यानी लेखिका की माँ जो है जब 15 वर्ष की थी, उसी समय नानी की तबीयत यानी ख़राब होने लगी। तो उनको लगा कि अब वो बहुत जल्दी ही मर जाएंगी, अब ज़्यादा दिन तक वो जीवित नहीं रहेंगी। तो क्या हुआ कि उनकी माने लेखिका की माँ की उम्र जब 15 वर्ष थी, तो नानी माँ की शादी की फ़िक्र जो है, नानी को माँ की शादी की फ़िक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहज़ोर हो गई। मुँहज़ोर का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाली, मुँहज़ोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। मतलब वो अपने पति से एक बार यानी नाना से जाकर बोली कि देखिए, मुझे आपके दोस्त यानी जो स्वतंत्रता सेनानी है, यानी लेखिका के जो नाना जी थे, नाना के जो दोस्त थे प्यारे लाल शर्मा, वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और उन लेखिका की नानी ने कहा कि उनको उन्हीं से मिलना है। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दा नशी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। अब सब लोग इस बात से हैरान और आश्चर्य में पड़ गए कि नानी जो थी वो आज तक किसी भी गैर मर्द के बारे में, मतलब पराए मर्द के बारे में कभी सोचती भी नहीं थी। यहाँ तक कि वो कभी अपने पति से भी मुंह खोलकर मतलब बहुत अधिक बात नहीं करती थी। लेकिन आखिरी वक्त यानी अंतिम वक्त में नानी के मन में ऐसी कौन सी बात आ गई कि वो किसी दूसरे अजनबी यानी पराये व्यक्ति से बात करना चाहती है। इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन हुआ क्या, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। मतलब नाना ने इसमें सवाल जवाब करना उन्होंने उचित नहीं समझा, क्योंकि नानी के मरने की घड़ी जो है नज़दीक आ गई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसमें सवाल जवाब करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और वो क्या किए कि तुरंत वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। यानी गए और जाकर अपने दोस्त प्यारे लाल शर्मा को लेके आए और बीवी के सामने उन्होंने अपनी पत्नी के सामने उन्होंने उन्हें पेश कर दिया, मतलब उपस्थित कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। अब जो नानी बात करती है प्यारे लाल जी से, वो बात जो है और अधिक आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावरदार से हो। मतलब यहाँ पे कह रही हैं कि उन्होंने प्यारे लाल शर्मा के सामने ये बात कही कि आप मुझे वचन दीजिए। मतलब प्यारेलाल शर्मा से कहती है कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी बेटी की शादी आप कराइएगा। मेरी बेटी की शादी मेरे पति नहीं करवाएंगे। अगर वो करवाएंगे तो साहब के फर्माबरदार लोगों से, मतलब किसी आज्ञाकारी आदमी से करवाएंगे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से मेरी बेटी की शादी हो। आप अपनी तरह
मतलब नानी कहती है, लेखिका की नानी, कि आप अपनी तरह, यानी प्यारेलाल स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो कहने लगी कि आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। मतलब मेरी बेटी की शादी जो है अपने तरह किसी आज़ादी के सिपाही यानी किसी स्वतंत्रता सेनानी से ही करवाइएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। मतलब इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो औरत हमेशा घर में रहती है, पर्दे में रहती है, और उसके मन में भी आज़ादी के प्रति इतनी भावना हो, इसके बारे में किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। मतलब ये लेखिका बता रही हैं कि ऐसा मुझे लगता है इनके बारे में जानकर कि अपनी ज़िंदगी में लेखिका की जो नानी थी वो काफ़ी आज़ाद ख्याल की होंगी। उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। तो लेखिका की जो नानी थी, न तो उन्होंने नाना के किसी कामों में दखल अंदाज़ी की और न ही किसी भी कारण किसी भी बात पर उनके साथ कोई रोक टोक उन्होंने नहीं किया। वो अपनी तरह ज़िंदगी जीते रहे और लेखिका की नानी जो है वो अपनी तरह ज़िंदगी जीती रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। मतलब अपने तरह अपने जीवन को जीना, अपने तरीके से जीना, यही मनुष्य की सबसे बड़ी आज़ादी है। तो इस पहले अंश में हम लोगों ने लेखिका की नानी के बारे में पढ़ा, उनके मन की भावनाओं के बारे में पढ़ा, वो क्या उनके मन में था उसके बारे में पढ़ा। अब कहानी के अगले अंश को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।